अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने ओपन एंड स्पिनिंग टेक्निक्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी और ओपन एंड स्पिनिंग टेक्निक्स में से जो रोटर स्पिनिंग टेक्निक है उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो इंट्रोडक्शन टू यार्न मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में हमने अब तक रिंग स्पिनिंग टेक्निक कवर कर ली है, जिसको हमने इस कोर्स में काफ़ी डिटेल में कवर किया। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने रोटर स्पिनिंग को डिस्कस किया। आज के लेसन में एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे, जो कि रिंग स्पिनिंग के बाद और रोटर स्पिनिंग के बाद मार्केट में अपनी पोजीशन बना रही है। एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एयर का यूज़ होता है यार्न फॉर्मेशन के लिए, कि एयर करंट के ज़रिए से या एयर वॉर्टेक्स के ज़रिए से यार्न बनाया जाता है। इसमें जिस प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट किया जाता है यार्न फॉर्मेशन के लिए, उस प्रिंसिपल की जो स्कीम है वो इस इमेज में जो इस स्लाइड में नज़र आ रहा है शो किया गया है। तो एयर के ज़रिए से हम किस तरीके से यार्न फॉर्मेशन करते हैं, न्यू यार्न फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। सपोज़ हमारे पास ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर यार्न फॉर्मेशन हो रही है, तो एयर जो है इस हाउसिंग में पोजीशन 2 से इस टेंजेंशियल पोजीशन से एंटर होती है और यहाँ से एयर एंटर होने के बाद स्विर्ल करती हुई या स्पाइरली मूव करती है अपवर्ड, और अपवर्ड पोजीशन 3 के ऊपर चूँकि ये वाली पोजीशन सील है, यहाँ पे एस्केप नहीं कर सकती एयर, तो यहाँ से फिर जो एयर है वो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ट्यूब का, जो कि ओपन है और जिसमें से यार्न पास किया हुआ है, यहाँ से डाउनवर्ड्स ट्रैवल करती है और यहाँ पे पोजीशन 5 पे आके जो एयर यहाँ से एंटर हुई थी और स्पाइरली जिसने अपवर्ड मूव किया, वो इस सेंट्रल पोजीशन से वापस आते हुए पोजीशन 5 के ऊपर जब आती है तो यहाँ पे एयर वॉर्टेक्स जनरेट करती है। और इस एयर वॉर्टेक्स में से जो फाइबर्स होते हैं जिनको हमने ओपन किया होता है, वो फाइबर्स पॉइंट 4 से इस हाउसिंग में एंटर होते हैं और पोजीशन 5 के ऊपर ये फाइबर्स जो हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि नीचे से एयर करंट्स भी आ रही हैं जो कि ऊपर की अपवर्ड ट्रैवल कर रही हैं। तो ये एयर की स्ट्रीम जो स्पाइरली अपवर्ड मूव कर रही है, पॉइंट 4 से एंटर होने वाले फाइबर्स को भी अपवर्ड मूव करती है और ये फाइबर्स पोजीशन 5 के ऊपर जो एयर वॉर्टेक्स जनरेट हो रही होती है उसमें ये आ जाते हैं। और इस पोजीशन 5 के ऊपर जो एयर वॉर्टेक्स जनरेट हो रही होती है, इसमें एक ऑलरेडी जो यार्न फॉर्म हो चुका होता है या पहले से फॉर्म यार्न होता है, उसको जो इस सील्ड पोजीशन है इसमें से जो ओपनिंग होती है वहाँ से यार्न को गुजारा जाता है और इस वॉर्टेक्स में ला के इसको छोड़ दिया जाता है। तो एयर वॉर्टेक्स में चूँकि रोटेशन हो रही होती है, एयर वॉर्टेक्स की वजह से ये जो फ्री यार्न एंड कर रहा होता है, तो इस रोटेटिंग यार्न एंड का हिस्सा ये वाले फाइबर्स बनते हैं, क्योंकि एयर वॉर्टेक्स की वजह से जब यार्न का ये एंड रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से इन आने वाले या बाइंड होने वाले फाइबर्स को ट्विस्ट मिलता है और ट्विस्ट के जरिए ये न्यू फाइबर्स इस ऑलरेडी फॉर्म यार्न का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो यार्न इस पोजीशन से एंटर किया जाता है, इसका एक एंड जो है वो रोलर्स में मौजूद होता है और जो दूसरा यार्न एंड है वो यहाँ पे इस एयर वॉर्टेक्स में मौजूद होता है। तो इस तरीके से एयर वॉर्टेक्स के प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करते हुए यार्न फॉर्मेशन होती है। और जो रोटेशन मिलती है यार्न के एंड को, ईच रोटेशन जो है वो यार्न के अंदर एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी कि सिंगल यार्न रोटेशन से सिंगल ट्विस्ट यार्न के एंड में इंट्रोड्यूस होता है। अब इस तरीके से जो यार्न बनता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि फाइबर्स की जो बाइंडिंग है, करेक्ट या ऑर्डर्ड बाइंडिंग लेना यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि फाइबर्स में वेरिएशंस मौजूद होती हैं। तो जितने फाइबर्स ज़्यादा यूनिफॉर्म होंगे उतना ज़्यादा
अच्छी तरीके से बाइंडिंग होगी और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का यान बनेगा। लेकिन ये फाइबर्स के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है वो नेचुरल फाइबर्स में या कॉटन में कम होती है, सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करके या इस तरीके से यान बनाना वो और उससे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बनिस्बत नेचुरल या कॉटन फाइबर्स के। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम इस टेक्निक में आता है कि जो ट्विस्ट इंसर्ट होता है वो वेरिएबल होता है। उसकी रीज़न ये कि जो फ्री यान एंड रोटेट कर रहा होता है उसकी रोटेशन कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि उसमें फ़ाइबर के जो एंड है, यान का एंड जो है, उसमें फ़ाइबर्स की मैस में वेरिएशन की वजह से उसमें जो ट्विस्ट है उसमें भी वेरिएशन आती है। इन डिसएडवांटेजेस के साथ जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इस प्रोसेस में किसी किस्म के जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं वो नहीं होते। जिस तरीके से रिंग स्पिनिंग में ट्विस्ट इंसर्ट करने के लिए रिंग के ऊपर ट्रैवलर मूव करता है या रोटर के अंदर रोटर मूव करता है, तो यहाँ पे चूँकि एयर के ज़रिए से ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा होता है, तो एयर के ज़रिए से ट्विस्ट इंसर्ट होने का बेनिफिट ये है कि रोटेटिंग मैकेनिकल पार्ट्स जो कि मशीन को कॉम्प्लिकेट भी करते हैं और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ाते हैं, वो इस प्रोसेस में नहीं होते। तो एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक्स की जो एग्जांपल है वो एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग है, जो मुराटा वोर्टेक्स स्पिनिंग भी जिसको कहते हैं, मुराटा कंपनी का नाम है। तो MVS जो स्पिनिंग टेक्निक है वो एक एग्जांपल है एयर जेट स्पिनिंग की। और MVS की ही एक और टेक्निक इससे पहले मार्केट में मौजूद थी जिसको टू नोज़ल एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक भी कहते हैं। उस टेक्निक को बाद में जो इम्प्रूवमेंट्स आई मुराटा की तरफ से, जो MVS सिस्टम आया उसके साथ उसने उसकी जगह ले ली। जो टू नोज़ल एयर जेट स्पिनिंग थी वो आजकल इस्तेमाल नहीं होती। तो मुराटा वोर्टेक्स स्पिनिंग में ड्राफ्टिंग सिस्टम यूज़ होता है। जो ड्राफ्ट फ्रेम का सलाइवर हम मशीन को फीड करते हैं कैन के ज़रिए से, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम में से गुज़रता है और ड्राफ्टिंग सिस्टम इस सलाइवर को ड्राफ्ट देता है। ड्राफ्ट देने के बाद ये फाइबर्स ड्राफ्टिंग यूनिट से लेके स्टेशनरी स्पिंडल जो यहाँ पे मौजूद है, स्टेशनरी स्पिंडल की टिप में पैरेलल ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इस ट्रांसपोर्ट और ड्राफ्टिंग सिस्टम से लेके जो एयर वोर्टेक्स की असम्बली है उस तक का जो ट्रांसपोर्ट है वो एयर सक्शन के ज़रिए से होता है। और इस ट्रांसपोर्ट के दौरान जो फाइबर ड्राफ्टिंग सिस्टम से लेके इस असम्बली में जो स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल तक का जो डिस्टेंस है उसमें कुछ नंबर ऑफ़ फाइबर्स अपने मेन फाइबर फ्लो से सेपरेट हो जाते हैं। और मेन फाइबर फ्लो से सेपरेट होने की वजह से ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो मेन फाइबर फ्लो होता है उसके इर्द गिर्द रैप हो जाते हैं एयर वोर्टेक्स ट्विस्ट की वजह से। अब इस टेक्निक से यान फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है कि हम एक देख लें जिसमें एयर वोर्टेक्स के ज़रिए से यान फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। ये एक एनिमेशन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स भी दिखाए गए हैं मशीन के, जो कि एयर वोर्टेक्स में। Air jet spinning technology produces top quality copper jet yarns at high production speeds. The sliver is drafted through the 4/4 roller drafting system. Each spin unit is driven individually. The draft settings are set centrally from the machine control panel. Fibers that leave the drafting zone are guided through the fiber feeding element, FFE, by means of negative pressure. The FFE shape is designed in a way to keep fibers controlled in a parallel position for entering into the spinning tip. अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो ड्राफ्टिंग सिस्टम से निकलने के बाद जो फाइबर का बंडल यहाँ पे इस एयर वोर्टेक्स असेंबली में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें फाइबर्स के दो फ्लो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मेन फाइबर की कोर है जो ड्राफ्टिंग सिस्टम से आ रही है, और दूसरे वो वाले साइड फाइबर्स हैं जो फाइबर
सेपरेट होके स्पिंडल हॉलो स्पिंडल इसके दरमियान में पैच है यहाँ, और इस असेंबली में चूँकि है ये एक हाउसिंग में इसको रखा गया है, और इस हाउसिंग में ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से कि एयर कंप्रेस्ड एयर की स्ट्रीम्स आती हैं, और वो जो फाइबर्स मेन फाइबर्स फाइबर फ्लो से सेपरेट हो जाते हैं, और वो चूँकि एयर सेक्शन के ज़रिए से जो एयर है वो अपना पाथ बनाती है हॉलो स्पिंडल में से, जिसकी वजह से यान इसमें से गाइड होते हैं। तो यही एयर वॉर्टेक्स बनाते हैं, ये वाले फाइबर्स जो सेपरेट या इसके टॉप के ऊपर फॉल करते हैं, उन फाइबर ये कि वो इनको ट्विस्ट देके फाइबर कोर है फाइबर्स को रैप ये इनको ट्विस्ट दे देती है। यहाँ देख सकते हैं एयर वॉर्टेक्स जो यान होता है उसके दो कंपोनेंट या दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ जो कोर में मौजूद होते हैं वो वेट फाइबर्स किसी किस्म का नहीं होता, और दूसरे सेपरेट होकर स्पिंडल के ऊपर आके फॉल करते हैं, स्पिंडल की टिप के ऊपर, और यहाँ से उनको एयर जो स्ट्रीम है वो ट्विस्ट दे के उनको यान का हिस्सा बनाती है। तो इस तरीके से जो सरफेस फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्ट खा के जो है वो यान का हिस्सा बनते हैं। The front part of the fibers enters the tube of the spinning tip and creates the core of the yarn. The four air jets in the twist element create a whirlwind around the spinning tip of pressured air. The air drifts the loose fiber ends around the spinning tip. With the spinning speed, the wrapped fiber ends are pulled inside the tube and they are twisted around the yarn core. The comfort jet yarn structure shows parallelized fiber mass forming the core of the yarn and the fiber ends twisted around the core. The yarn surface is smooth and even and shows a low value of yarn hairiness. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यान का जो कोर है उसके अंदर पैरेलल फाइबर्स मौजूद हैं, और जो उसकी सरफेस के ऊपर फाइबर्स हैं वो एयर करंट ने उनको रैप कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है कोर के ऊपर। तो इस तरीके से अब जो यान है वो स्मूथ उसकी सरफेस हमें नज़र आ रही है, यानी कि इस तरीके से बनने वाले यान के ऊपर जो फाइबर्स हैं उनके फ्री एंड्स या प्रोट्रूडिंग फाइबर्स हमें नज़र नहीं आ रहे। वो वाले फाइबर्स जो हेयर की फॉर्म में यान की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और वो यान हेयरिनेस कहलाती है, वो फाइबर्स इस तरीके से बनने वाले यान में कम होते हैं। तो ये जो दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक वो वाले जो पैरेलल कोर बनाते हैं और दूसरे वो वाले जो कि उसकी सरफेस के ऊपर आके रैप होते हैं। तो ये जो सरफेस फाइबर्स होते हैं ये 15 to 30% होते हैं। और अभी हमने जिक्र किया कि एयर जेट स्पिनिंग में मुराटा वॉर्टेक्स स्पिनिंग से हट के एक और टेक्निक थी जो टू नोज़ल एयर जेट टेक्निक थी। उसकी नाकामी की या उसका डिसएडवांटेज एक ये था कि उसमें जो सरफेस फाइबर्स थे ये वाले वो बड़े कम थे, जिसकी वजह से जो यान बनता था वो बड़ी कम स्ट्रेंथ का बनता था, क्योंकि इस तरीके से बनने वाले यान को जो स्ट्रेंथ आती है वो डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट है सरफेस फाइबर्स की और उनको कितना ट्विस्ट दिया गया है। तो जितने ज़्यादा सरफेस फाइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो इस तरीके से बनने वाले यान में आएगी। तो चूँकि मुराटा वॉर्टेक्स स्पिनिंग में ये फाइबर्स 15 to 30% होते हैं, जो कि उस प्रीवियस टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसको टू नोज़ल एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक कहते हैं। तो इसलिए ये वाली जो इक्विपमेंट है या मशीन है मुराटा वॉर्टेक्स स्पिनिंग, इसने अपनी पोजीशन मार्केट में बना ली, लेकिन इससे जो पहली मशीन थी जिसको टू नोज़ल एयर जेट स्पिनिंग टेक्निक कहते हैं वो मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं बना सकी। अब ड्राफ्टिंग सिस्टम से लेके स्पिंडल के एंट्री पॉइंट तक इस रीजन में
दो इम्पॉर्टेंट टास्क्स होते हैं जो हमें इंश्योर करना होते हैं। एक तो ये कि रीज़नेबल हद तक जो फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो जाए मेन फाइबर फ्लो से, ताकि अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ इम्पार्ट की जा सके उनको मेन जो फाइबर कोर है उसके अराउंड रैप करके। और दूसरा, जो मेन फाइबर फ्लो है उस मेन फाइबर स्ट्रैंड में फॉल्स ट्विस्ट जो है, ऐसा ट्विस्ट जो अनवांटेड हो उसको अवॉइड किया जा सके। तो जो फाइबर्स का फ़्लो है, फाइबर्स का फ़्लो एयर वोर्टेक्स क्रिएट करती है, क्योंकि एयर वोर्टेक्स जो है वो स्पिंडल की जो टिप है वहाँ पे वैक्यूम जनरेट करती है, और इस वैक्यूम की जनरेशन की वजह से जो एयर फ्लो है ट्रांसपोर्ट्स फाइबर्स फ्रॉम ड्राफ्टिंग यूनिट टू द स्पिंडल एंट्री। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग से रोलर की निप से लेके स्पिंडल एंड जो एम्प्टी स्पिंडल होता है उसकी टिप तक का जो डिस्टेंस है, जिसको एल से डिनोट किया गया है इस इमेज में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस डिस्टेंस को एवरेज लेंथ ऑफ द फाइबर, यानी कि जो फाइबर हम प्रोसेस कर रहे हों उनकी जो एवरेज लेंथ होती है उससे हम कम रखते हैं। अगर इसको ज़्यादा रखते, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इस डिस्टेंस का एक रोल होता है उन नंबर ऑफ़ फाइबर्स में को सेपरेट करने में जो हमें यहाँ पे चाहिए हैं। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा फाइबर की लेंथ से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ फाइबर्स यहाँ पे मेन फाइबर फ्लो से सेपरेट होंगे। तो इन नंबर ऑफ़ फाइबर्स को ऑप्टिमम लेवल के ऊपर रखने के लिए ये जो डिस्टेंस है फ्रंट रोलर की निप से लेके एम्प्टी स्पिंडल की टिप तक का जो डिस्टेंस है, इसको प्रोसेस होने वाले फाइबर्स की एवरेज लेंथ से थोड़ा कम रखा जाता है। तो जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा चांस होते हैं कि वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएं। तो जो ज़्यादा शॉर्ट फाइबर्स हों वो यहाँ से सेपरेट होने के बाद इस पॉइंट से एयर स्ट्रीम के साथ लॉस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से फाइबर्स का लॉस भी होता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे मटेरियल में या शॉर्ट फाइबर्स में या फाइबर्स में यहाँ पे शॉर्ट फाइबर ज़्यादा मौजूद हों तो उनकी जो टेंडेंसी है यहाँ से सेपरेट होने की वो ज़्यादा होगी, और उनकी टेंडेंसी लॉस होने की भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से फिर इस तरीके से जो यार्न बनता है इस टेक्निक में, उनमें जो फाइबर का लॉस है वो 5 से 10% तक होता है। तो अगर प्रोसेस होने वाला मटेरियल उसके अंदर शॉर्ट फाइबर ज़्यादा मौजूद हैं तो शॉर्ट फाइबर का लॉस भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, चूँकि उनकी लेंथ लॉन्गर होती है, लॉन्ग रखी होती है, और वो यूनिफॉर्मिटी भी होती है उनकी लेंथ के अंदर, तो उनको प्रोसेस करना इस टेक्निक के ज़रिए से ज़्यादा फिजिबल है। और जो कॉटन होती है, ऐसी कॉटन जिसमें शॉर्ट फाइबर भी ज़्यादा हों, तो उनमें फिर शॉर्टर फाइबर्स की मौजूदगी की वजह से जो लॉस है वो 5 to 10% तक हो सकता है, और ये लॉस अनफेवरेबल होता है या अनवांटेड होता है। इस टेक्निक में चूँकि एयर वोर्टेक्स जो है वो विरल करके फ्री फाइबर एंड्स को कोर फाइबर्स के अराउंड जो है वो रैप करती है, उनको ट्विस्ट देती है। तो इस तरीके से जब ट्विस्ट इंसर्ट होता है तो ये जो फ्री फाइबर एंड्स होते हैं जो ट्विस्ट खा रहे होते हैं, ये एक टॉर्क जनरेट करते हैं, जो कि इस टॉर्क के नतीजे में जो वो वाले फाइबर्स जो इस रीजन में मौजूद होते हैं, जो कोर फाइबर्स होते हैं जिनके अराउंड ये फाइबर्स सेपरेट होने वाले फाइबर्स रैप हो रहे होते हैं, उनके ऊपर फॉल्स ट्विस्ट जनरेट होने की टेंडेंसी होती है इस टॉर्क की वजह से। तो इस फॉल्स ट्विस्ट को इस रीजन में अवॉइड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फॉल्स ट्विस्ट यहाँ पे इंसर्ट होना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि इस रीजन के अंदर जो फाइबर्स हैं, जो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर यहाँ पे ड्राफ्टिंग सिस्टम से निकल के इस पॉइंट तक आ रहा है, उसमें अगर फॉल्स ट्विस्ट आना शुरू हो जाए तो इससे हमारे ये वाले फाइबर्स, एक सर्टन नंबर ऑफ़ फाइबर जो सेपरेट होने के बाद स्पिंडल की टिप के ऊपर आते हैं, ये कम हो जाएंगे। तो इसलिए इस फॉल्स ट्विस्ट को हमें हर सूरत में अवॉइड करना होता है। तो डेट मीन्स कि अगर इस फॉल्स ट्विस्ट को अवॉइड करना है तो ये चूँकि फॉल्स ट्विस्ट जो है वो टॉर्क की वजह से हो रहा होता है, कि वो टॉर्क जो ट्विस्टिंग सरफेस फाइबर्स की वजह से होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम फाइबर के पाथ के अंदर एक नीडल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये स्पिंडल, हॉलो स्पिंडल के टिप के ऊपर ये नीडल है। तो ये नीडल ये इंश्योर करती है कि फाइबर का जो पाथ है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, और इससे थोड़ा डाइवर्ट होने की वजह से जो ट्विस्ट है वो इस रीजन में
जो फाइबर फ्लो हो रहे होते हैं उसमें फॉल्स ट्विस्ट इंक्लूड नहीं होता, और जो नंबर ऑफ़ फाइबर्स, जितने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ फाइबर्स हमें इस टिप के ऊपर चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब चूँकि ट्विस्ट इंसर्ट होने के बाद जो यान बनता है वो यान हॉलो स्पिंडल में से पास होते हुए आगे निकल जाता है। तो जैसे ही फाइबरस मटेरियल हॉलो स्पिंडल के अंदर एंटर होता है तो इसके साथ ही यान फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, और अब ये बनने वाला यान इसको टेक ऑफ कर लिया जाता है रोलर्स की मदद से, और उसको पैकेज के ऊपर इसको बाइंड कर लिया जाता है। अब चूँकि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स नहीं हैं, ट्विस्ट देने के लिए किसी मैकेनिकल पार्ट को रोटेट नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसमें जो डिलीवरी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ली जा सकती है। जैसे कि 450 मीटर पर मिनट तक इसकी जो डिलीवरी स्पीड है इससे यान को ली जा सकती है, और ये 450 मीटर पर मिनट की जो डिलीवरी स्पीड है ये रोटर स्पिनिंग से भी तकरीबन डबल है। लेकिन इतनी हाई स्पीड के ऊपर यान फॉर्मेशन या यान की प्रोडक्शन लेना, इससे यान की क्वालिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो जो नॉर्मली स्पीड रखी जाती है वो थोड़ी कम रखी जाती है। तो जो ईच स्पिनिंग पोजीशन है, चूँकि एक मशीन के ऊपर जैसे रोटर के ऊपर या रिंग के ऊपर मल्टीपल स्पिनिंग पोजीशंस होती हैं, ऐसे इस स्पिनिंग फ्रेम के ऊपर मल्टीपल पोजीशंस होती हैं। तो हर स्पिनिंग पोजीशन के ऊपर चूँकि हमें इस यान बनने के बाद वो बिगर क्रॉस बाउंड पैकेज उसका वाइंड हो जाना होता है, तो हमें यहाँ भी यान क्लियरर की ज़रूरत होती है ताकि जो यान फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। इसके साथ साथ जो यान की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चूँकि परसेंटेज ऑफ रैपिंग फाइबर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और साथ में ट्विस्ट लेवल ऑफ रैपिंग फाइबर्स, यानी कि जो यान इस तरीके से बनता है उस यान की जो स्ट्रेंथ डिराइव होती है वो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक तो ये कि जो परसेंटेज ऑफ रैपिंग फाइबर्स हैं कि कोर के जो पैरेलल फाइबर्स हैं उनके ऊपर जो रैपिंग फाइबर्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि कोर के जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल फाइबर्स में स्लिपेज ज़्यादा होती है, और उनकी पैरेलल होने की वजह से उनकी अपनी तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो उनको जो स्ट्रेंथ जो एलिमेंट देगा वो रैपिंग फाइबर्स होंगे। तो जितने ज़्यादा रैपिंग फाइबर्स होंगे उतना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो यान बनेगा। और दूसरा, चूँकि वो रैपिंग फाइबर ट्विस्ट खाते हैं कोर ऑफ द फाइबर्स के ऊपर, तो जितना ज़्यादा ट्विस्ट लेवल होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी यान की। इसके बाद इस मशीन के ऊपर जो ऑटोमेशन है वो यान की ब्रेक्स के हवाले से है कि यान की जो ब्रेक्स हैं उनको ऑटोमेट किया गया है, उसकी डॉफिंग को ऑटोमेट किया गया है, और जो एम्प्टी कोन्स हैं उनको तब्दील करके नई स्पिनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना, इसको इस मशीन के ऊपर ऑटोमेट किया गया है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन रोटर स्पिनिंग के हवाले से और एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग के हवाले से। इसके साथ ही इन दो सिस्टम्स की डिस्कशन के साथ ही हमारा जो न्यू स्पिनिंग सिस्टम थे जिसमें हमने रोटर स्पिनिंग को डिस्कस किया और मुराटा एयर वोर्टेक्स स्पिनिंग को डिस्कस किया, उनका इंट्रोडक्शन लिया, इसके साथ ही कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम वूल 2 लेक्चर्स में वूल या वूलन यान की जो स्पिनिंग है और जूट की जो स्पिनिंग है नेक्स्ट लेक्चर्स में उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उनको कवर करेंगे।